रमेश ठाकुर जी, आपसे आपने भी सीएम योगी का पूरा भाषण मतलब एएनआई पे इंटरव्यू देखा होगा। उन्होंने तो हर मुद्दे पर बेबाकी से बोल दिया। मथुरा हो, संभल हो, तीसरी बार सरकार आने की बारी हो, या खुद बनेंगे या कौन रहेगा, सब पे बोला। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये विदाई भाषण है। तो आपको ये 8 साल का कार्यकाल और आगे 2 साल में जो चुनाव हैं उसमें क्या कितनी चुनौती मालूम पड़ रही है और कितना बेबाक दिखे मुख्यमंत्री योगी? क्या हैट्रिक के लिए जैसे वो आश्वस्त है, वो आपको भी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लग रहा है कि बीजेपी इतनी अहेड है उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन से? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए पुष्कर जी, बुनियादी तौर पर समीक्षा जनता करती है। सरकार कुछ कहे, विपक्ष कुछ कहे, ये उनका अपना काम होता है। विपक्ष हर चीज में क्रिटिसाइज करना उनका अपना धर्म होता है। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने पूरा इंटरव्यू अगर आप देखो, बड़ा सदा हुआ नपा तुला है। उन्होंने कोई लाग लपेट किस तरीके की कोई बात नहीं करी। लॉ एंड ऑर्डर से लेके कुंभ से लेके हर चीजों का उन्होंने बिंदुवार तरीके से एनआई को उन्होंने जवाब दिया। अब बात यहाँ पे आ जाती है, देखो हेक्टर की जैसे आप बात कर रहे हो, देखो ये तो डिपेंड करता है कि अभी तो एक 1.5-2 साल है, स्थितियां बदलती रहती हैं राजनीति में, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर आप सर्वे करवाओ, शायद ही किसी कंपनी ने सर्वे करवाया भी है और सरकार का इंटरनल भी 1-2-3 सर्वे इसी बीच में हुए हैं, तो उसमें जनता अभी स्टेबल है। जनता ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो सरकार की रही है उससे लोग खुश हैं। और रही बात जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, देखिए महंगाई कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां महंगाई ना हो। महंगाई इक्वल सब, हर जगह एक ही स्लैब है महंगाई बढ़ने का। और दूसरी बात ये है, रोजगार का जो मुद्दा है उसमें जरूर सरकारें सारी पिछड़ रही हैं, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, कोई भी हो। रोजगार के मुद्दे पे सरकारें पहले तो बात ही नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि बात करेंगी तो फंस जाएंगी, आंकड़ों में आ जाएंगे। आंकड़ों में बाजागरी तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें हाँ, जनता में युवाओं में सबसे ज्यादा इस बात को नाराजगी है कि रोजगार जिस लेवल पे जिस गति से मिलना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य की बात करें तो जिस तरीके से 2 लाख पर साल जो सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार में आके और सरकार में रह के और पीछे बाहर रह के ये बड़ा अंतर होता है। अब दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने खट से कह दिया था कि हम 2500 महिलाओं को देंगे और सारी योजना को तुरंत ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जैसे सरकार की कमान उन्होंने समझाई और सारे अधिकारियों से, सारे डिपार्टमेंट से जब पूछा कि अभी ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो बजट है उसको बजट को बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार वैसे ही कर रही है, उसी तरीके से कर रही है। और वो पिछले अगर बयानात में जाएं, अगर सरकारों की कार्यशैली देखें, नेताओं की अगर वक्तावली देखें, तो उसमें साफ साफ ये लगता है कि नहीं, जो पहले जो कह देते हैं वो चुनावी तौर पे कहा जाता है, चुनाव को जीतने के लिए कहा जाता है। 2 लाख करोड़ और 2 लाख हर साल नौकरी देना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि आज स्थिति जो है, अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो शिक्षा का के लोग कितने 70,000 जो हैं वो भी नौकरी के लिए मांग रहे हैं, और बाकी डिपार्टमेंट में इसी तरीके का हाल है। यहाँ मैं अगर कहूंगा कि ये ऐसा फैक्टर है, ऐसा पॉइंट है जिसमें सरकार पिछड़ती हुई दिखाई देती है। इसके अगर मुकाबले अगर आप देखो तो हर चीजों में सरकार अव्वल है, सरकार अच्छा काम है, लोग खुश हो रहे हैं। और इवन मुझे लग रहा है जो विपक्षी जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात से आश्वस्त है कि नहीं, चीजें बदली हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। अब जब पूर्वांचल में जब हम लोग देखा करते थे, एक माफिया राज हुआ करता था, दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता था, उनकी हुकूमत चला करती थी, वो तकरीबन तकरीबन रामपुर से लेके और पूर्वांचल तक स्थिति को सुधरी है। और जनता को यही चाहिए। जनता क्या चाहती है? 4 फैक्टर उनके सामने होते हैं: कोर्ट कचहरी, थाने
और स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अस्पताल। ये 4 व्यवस्थाएँ अगर सुधर जाएँ, तो मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद होता है और दूसरी बात जनता ये खुश मान के चलती है कि नहीं, जो हम जो सरकार से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कम से कम हमें पूरा हुआ, वो हमें मिला। तो इसी सब बिंदु को योगी जी ने आज बताने की कोशिश करी है और कि हम किन-किन क्षेत्रों में सफल हैं और जिन क्षेत्रों में मैंने बताया, जिन क्षेत्रों में उनकी चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं, जो उनका रेशो बहुत कम रह गया, उसपे उन बिंदु को उन्होंने टच भी नहीं करा, उन्होंने छुआ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो जो इंटरव्यू है वो ये भी कह सकते हो कि योगी जी की मन की भी बात कह लो कि वो जो कहना चाहते हैं और सबसे सबसे बड़ी बात है, ये परिपाटी होनी चाहिए जब आप का सरकार का पीरियड 1 साल बीतता है या 2 साल बीतता है या 3 साल बीतता है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए और जनता में आके मीडिया के ज़रिए बताना चाहिए आपकी उपलब्धियाँ कितनी हैं और आप किन क्षेत्रों में भी काम करने की आप कोशिशों में हैं, वो सब बताना चाहिए। मुझे लग रहा है योगी जी ने उन सब चीज़ों को आज बताने की कोशिश की है। जी। आपके हिसाब से योगी जी ने हर कोशिश भी की और आपने उनको बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार को आईना दिखाने का काम कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संभल पर और मथुरा पर बेबाकी कही, और आप जान रहे हैं इस समय विवाद क्या चल रहा है, उसके बावजूद सीएम योगी ने मतलब बोलने में हिचक नहीं दिखाई। बोले कोर्ट का सम्मान ना कर रहे होते तो अब तक पता नहीं वहां क्या क्या हो जाता। तो हर चीज पर भारी हिंदुत्व की छवि उन्होंने बनाए रखने की कोशिश की। नहीं, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मणिपुर का जिस तरीके से मसला हुआ अगर आपने देखा तो विपक्ष संसद से लेके सड़क तक जितने भी हैं, प्रधानमंत्री से जवाब माँग रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे संबल का आपने मुद्दा बताया, कोई भी जो हुकूमत होती है, जो चलती होती है, बड़ी हिम्मत होती है कि इस तरीके के मुद्दे पे कोई बेबाक अगर टिप्पणी कर दे और सब चीज़ें बता दे। तो आज योगी जी ने उस पे बताया, अपना विज़न रखा, अपना इनपुट रखा और वो क्या कर रहा है और आगे का विज़न उनका क्या है, वो सब चीज़ों पे उन्होंने बात करी। ये बहुत बड़ी बात होती है पुष्कर जी, कोई भी नेता इस तरीके से जब बात करता है और विशेष तौर पे ऐसे मुद्दे पे जो बड़ा एक लचीला मुद्दा विपक्ष के लिए बना हुआ है और आने वाले जो चुनाव 1 डेढ़ साल के बाद में ये मुद्दा उनको पता है, बड़ा उनको खलेगा, ये काटेगा भी क्योंकि जो विपक्ष है इसी मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमते हुए वो चुनाव को लाना चाहती है। एम वाई फैक्टर जिस तरीके से वो लेके पीढ़ियों को लेके जो चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ये बरगलाने की कोशिश अभी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार में ये नहीं होता था, इनकी सरकार में रह के हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है, मंदिरों को खोदा जा रहा है, ये ठीक। सब चीज़ों को लेके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मुझे लग रहा है इस तरीके से बेबाकी से जिस तरीके से योगी जी ने कहा बड़ी दिलेरी वाला काम करा उन्होंने। जी। विजय जी, आप इसमें कहां पर देखते हैं कि योगी जी ने जो एक संबल में कहा कि खुदाई अभी जारी रहेगी और एक तरफ सौगातें मोदी भी दी जा रही, और वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि ये मत गिफ्ट मत दो, पढ़ाई कहाँ है, नौकरी कहाँ है, ये बताइए, गिफ्ट के झांसे में मत आइए। भारत की राजनीति का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है। सॉफ्टवेयर चेंज जो हो गया बातें जी। इस समय योगी जी कर रहे हैं, अगर ये 10 साल पहले यानी 2010 के पहले करते तो शायद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता, बहुत हंगामा होता, लेकिन नैरेटिव चेंज कहाँ से होता है? जब एक कार्यक्रम में मोदी जी टोपी नहीं पहनते हैं, वो मना कर देते हैं, जी वहां से नैरेटिव चेंज होता है। थोड़ा और उसके पहले जाइए, गुजरात के दंगे में जिस तरह से मोदी जी को घेरा गया, तो मोदी ने वहां से नैरेटिव चेंज किया। दरअसल चीजें धीरे धीरे बदल रही और इस बदलाव का असर राजनीति पे भी है। जो बातें नहीं कही जाती थी वो बातें अब कही जा रही। जो बात कहने में लोग डरते थे, योगी जी वो सारी बातें कह रहे हैं और उन बातों को समाज स्वीकार कर रहा है, इसलिए वो और ज्यादा बातें कह रहे हैं, बढ़ चढ़ के कह रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर में चेंज आया है भारत की राजनीति का, इसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का। और अब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं
अपने मोबाइल पे बैठ के कोई चीज वो ढूंढ सकते हैं और कोई चीज स्वतः एल्गोरिदम के जरिए उनके मोबाइल तक पहुंच रहा, जिससे उनकी जानकारी बढ़ रही। काउंटर हो रहे हैं दोनों तरफ से, एक जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं कि नहीं, सनातन के साथ नाइंसाफी हुई, लंबे समय तक नाइंसाफी हुई, हमें सताया गया, मारा गया और हमारे इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा गया, तथ्यों को छिपाया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो 29 साल तक लगातार युद्ध में रहा, उसके लिए कहा गया कि वो सूत काटता था। इतिहासकारों ने लिख दिया कि सूत काटा करता था, उसके पैसे से अपना जीवन चलाता था। हमारे आपके पास सूत काटने का समय नहीं है। और जो देश का उस समय का शासक था, उसके बारे में कहा जाए कि वो सूत काट के अपना जीवन चलाता था, तो मैं नहीं समझता कि युद्ध कब लड़ता था वो, और फिर इतने युद्ध उसके नाम से कैसे दर्ज हो गए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।